Hello guys, I'm Sanjeev. Welcomes you to this Legis Doctor Academy, that is Judicial Academy, and I hereby welcome you to this free coaching for Judicial Academy. So basically मैंने promise किया था कि हम एक free coaching start करने वाले हैं. This is one of them, and आज first lecture कर रहे हैं हम सीआरपीसी से स्टार्ट करेंगे आज से जैसे मैंने बोला था इन द मॉर्निंग सीआरपीसी एंड इन द इवनिंग लिमिटेशन एक्ट basically I am Sanjeev and I am qualified with BA LLB LLM and UGC NET. Let's start. So as we know CRPC जिसको क्रिमिनल प्रोसीजर कोड भी कहते हैं ठीक है ये कब आया था 1973 में बट इसको एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 क्यों कहते हैं फिर हम्म आया तो 1973 वर्ड लिखा हुआ है ना बट यहाँ एक्ट नंबर 2 ऑफ 1974 भी तो यूज हुआ है व्हाई बिकॉज दिस वाज द सेकंड एक्ट ऑफ 1974 जिसका एसेंट मिला था एसेंट कब सोचा कभी 25 जैन 1974 को ठीक है पहले ही महीने में एसेंट मिल गया था बट जो इसकी डेवलपमेंट थी पासिंग थी सब 1973 में हुआ था एसेंट मिलने के बाद ये फोर्स में कब आया फिर 1 अप्रैल 1974 को फोर्स में आ गया था ठीक है यार 1973 का एक्ट है 1974 के 1 अप्रैल को फोर्स में आ गया था बट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि इससे पहले भी कोई एक्ट था जो हमारे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को गवर्न करता हो क्यों अपने आज़ादी हमें मिल गई थी फर्स्ट 15 अगस्त 1947 में एंड अपना कॉन्स्टिट्यूशन पास हो गया था 26 जनवरी 1950 में ठीक है ऐसे में तो कितने दिन हो गए 24 ईयर्स हो गए कॉन्स्टिट्यूशन पास होने के बाद भी एंड दिस इज 1974 एक्ट इससे पहले कौन सा एक्ट था अपना क्रिमिनल प्रोसीजर कोड तो इससे पहले जो एक्ट था वो था हिस्ट्री के साथ ही स्टार्ट करते हैं सर क्या था इससे पहले कौन सा एक्ट था इससे पहले था CRPC 1882 का ठीक है क्या ये यूनिफॉर्म था यस इट वाज यूनिफॉर्म व्हाट इज यूनिफॉर्म बाय द वे हाँ हम तो सुन रहे हैं इट मीन्स ये हर एक प्रेसिडेंसी टाउन सिटी स्टेट पूरे इंडिया में यूनिफॉर्मली अप्लाई होता था बट बेसिकली ये इस एक्ट से पहले हमारे पास जितने भी एक्ट थे ठीक है जितने भी एक्ट क्या थे इससे पहले जो सीआरपीसी था दैट वाजंट यूनिफॉर्म हाँ नो यूनिफॉर्म लॉ क्यों 1882 से पहले की बात कर रहा हूँ हमारे पास कोई भी यूनिफॉर्म लॉ नहीं था क्यों प्रेसिडेंसी टाउन वाले अपने खुद का रूल्स फॉलो करते थे सिटी स्टेट्स जो भी थे वो अपने रूल्स फॉलो करते थे एंड बेसिकली इस वजह से डिफरेंट एक्ट्स थे फॉर डिफरेंट कोड्स ठीक है ठीक है इस वजह से हमें एक यूनिफॉर्म कोड की जरूरत थी ठीक है यूनिफॉर्म कोड क्यों चाहिए था देखो एग्जाम्पल ले लो मैं बिहार में बैठा हूँ हाँ बिहार में जो लॉ अप्लाई हो रहा है प्रोसीजर क्या वो दिल्ली में अप्लाई हो रहा होगा अगर यूनिफॉर्म नहीं हुआ तो ठीक है ऑब्वियसली नहीं बट हमें क्या चाहिए कि बिहार में कोई क्राइम करके आए अपने दिल्ली में तो दिल्ली में भी उसको ऐसी ही ट्रीटमेंट मिले जैसी वो बिहार में मिलनी चाहिए थी दैट इज वाई वी नीड यूनिफॉर्म लॉ ठीक है सेकेंडली प्रोसीजर्स की डिफरेंस थी हाँ जो मैंने बताई दिया आपको प्रोसीजर इशू
क्या प्रोसीजर था, ठीक है। प्रोसीजर्स डिफरेंट होते थे। थर्डली ट्रायल, ट्रायल डिफरेंट होगा। हमें स्पीड अप ट्रायल चाहिए थी, स्पीड अप चाहिए था ट्रायल के अंदर, ठीक है। यूनिफॉर्म लो चाहिए, प्रोसीजर सेम होना चाहिए सबका, ट्रायल में स्पीड अप हो, मतलब फेयर ट्रायल तो हो, साथ में साथ जल्दी से जल्दी केस भी सोल्व आउट हो एंड जजमेंट मिले, ताकि एक्यूज्ड को पेनल्टी मिले उसके क्राइम के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसा कोड चाहिए जो कि यूनिफॉर्म के साथ साथ फेयर ट्रायल एंड स्पीड अप कर दे ट्रायल को भी, ठीक है। इसीलिए एक एक्ट आया, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर एक्ट 1882, ठीक है। क्या नाम है? CRPC 1882, ठीक है। बट इससे पहले भी एक्ट्स बताता हूँ। एक था 1861 का, ठीक है। इससे पहले था इसके बाद आया था 1872 का, ठीक है। 1872 के बाद आया था 1882 का। 1861, 1872 ये यूनिफॉर्मेशन की है। यहाँ से पहले यूनिफॉर्म इसमें हुआ, इससे डेवलप किया गया, कुछ चीजें चेंज की गई, अमेंडमेंट्स हुई, अमेंडमेंट के कारण 1882 आया, ठीक है। जो कि 1882 में जो पास हुआ था उसका एक्ट नंबर है 10 ऑफ 1882, ठीक है। बट जो प्रॉब्लम थी 1882 में वो थी, इट वाज अमेंडेड एक्सटेंशनली। क्यों? अब देखो, कोई भी एक्ट परफेक्ट तो होता नहीं है, एंड अमेंड हुआ बार बार तो दिक्कत आती है ना, कि बार बार अमेंडमेंट्स को उसमें छेड़खानी होती है एक्ट में, एंड उस छेड़खानी की वजह से जो एक्ट का जो मेन एसेंस है, एसेंस फेयर ट्रायल और जो भी इश्यूज थे, ठीक है, उसमें एक डायरेक्शन अच्छी नहीं मिल पाती। इसीलिए जितने कम अमेंडमेंट हो, जितना ज़्यादा विकसित हो, उतना ज़्यादा एक्ट अच्छा होता है। एंड एक्सटेंसिवली अमेंडेड होने के कारण इस एक्ट को रिप्लेस करना जरूरी हो गया था। इसीलिए 1959 में, ठीक है, एक फिफ्थ लॉ कमीशन बैठती है, ठीक है। फिफ्थ लॉ कमीशन, जिसको हेड करते हैं, चेयरमैन उसके हैं के सुंदरम, और 41st रिपोर्ट में ड्राफ्ट होता है CRPC, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973, ठीक है। क्या क्या? फिफ्थ लॉ कमीशन, चेयरमैन कौन है? के सुंदरम। कौन सी रिपोर्ट थी? 41st रिपोर्ट थी। क्यों? क्या आता है इससे? ड्राफ्ट होता है अपना कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, एंड एसेंट कब मिली इसको? 25th of January 1974, ठीक है। एंड फोर्स में आ जाता है ये कब? 1 अप्रैल 1974 को, ठीक है। एक और चीज है, 1974 वाला भी टोटली एक जो कंसोलिडेटेड एक्ट है। 1982 वाला भी कंसोलिडेटेड एक्ट था। 1862 वाला और 1861 वाला भी कंसोलिडेटेड एक्ट था। बट दिस एक्ट को स्पेसिफिकली लाने का रीजन क्या था? व्हाई डू वी नीड दिस एक्ट, ठीक है। बेसिक कंसिडरेशन क्या थी? जनरली आई वांट टू आस्क बेसिक कंसिडरेशन, क्या रीजन थी? पहला है फेयर ट्रायल। फेयर ट्रायल, फेयर ट्रायल का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए, नेचुरल जस्टिस, ठीक है,
एक ट्रायल जिसमें दोनों पार्टी को सुना जाए, एज यू नो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम। फेयर ट्रायल हो, एज यू नो ऑडियो अल्ट्रम पार्टम लेट हर्ट द अदर साइड एज वेल, मतलब दोनों साइडों को सुनो एंड उसके बाद एक जजमेंट पास करो। एक बात सोचो, हम सिर्फ एक्यूज उसकी विक्टिम की सुनते रहे एंड एक्यूज का पार्ट ना सुने तो क्या होगा? देयर विल बी अ डिजास्टर दैट एक विक्टिम, क्या पता वो विक्टिम है भी या नहीं, हाँ, क्या पता एक्यूज्ड वो बेगुनाह हो। ऐसी सिचुएशन में प्रोटेक्शन तो जरूरी है ना, दैट इज व्हाई वी नीड फेयर ट्रायल, अवॉइडिंग डिले इन इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल। जनरली क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को पावर अनलिमिटेड दे दी जाए ना, तो इस वजह से क्या होगा, इन्वेस्टिगेशन में बेदखल हो जाएगा। जैसे कि 60 और 90 डेज वाला रूल है, ठीक है। अगर 60 डेज के अंदर अंदर आप चार्जशीट फाइल नहीं करते डेथ के केस में, और सॉरी अदर केसेस में, और डेथ के केस में 90 डेज के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, एक एब्सर्ड, दिस इज एब्सर्ड रूल होगा एक विक्टिम के लिए, ठीक है। एब्सर्ड डिसीजन कह लो या फिर रूल होगा विक्टिम के लिए। विक्टिम क्या चाहता है कि मेरे को जल्दी से जल्दी एक जस्टिस मिले। अगर 60 डेज में अगर चालान पास पेश नहीं हो रहा, 90 डेज में चालान पेश नहीं हो रहा, तो एक्यूज्ड को डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी, ठीक है। डिफॉल्ट बेल मिल जाएगी तो एक तरह से जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड होता है ना, एक जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड, सेम सिचुएशन आने के चांसेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए हमें क्या है, अवॉइड करना पड़ेगा डिले को एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, ठीक है। एक तरह से जल्दी हो। ट्रायल से क्या सीजन समझ में आता है? अब एक बात बताओ, 5 5 6 6 साल ट्रायल चलेगा, ऐसी सिचुएशन में परेशानी किसको आने वाली है? हमें ही आने वाली है ना, कि इतने साल हम एक ट्रायल के लिए रुके हुए हैं। ट्रायल शुड बी डन विद इन ईयर, ठीक है। ईयर भी ज्यादा ही बता रहा हूँ, 6 महीने के अंदर पूरा खत्म हो जाना चाहिए, और बेगुनाह को बेगुनाह साबित हो जाए, और अगर किसी ने क्राइम किया है तो उसको कन्विक्ट किया जाए, ठीक है। जस्टिस शुड नॉट बी डिलेड, जस्टिस शुड बी डन फेयरली एंड विदाउट डिलेइंग एनीथिंग, ठीक है। डिलेइंग टैक्टिक्स को अवॉइड करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था। थर्ड क्या है, रिमूविंग कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स। कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर्स कौन से हैं? ऐसे प्रोसीजर्स, फॉर एग्जांपल हम एक तरह से आम आदमी है, हम एक एक्ट लेके देते हैं, बेयर एक्ट है मेरे पास सामने, ठीक है। इस बेयर एक्ट में क्या है, प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर कोई आम जनता इस एक्ट को पढ़ने लगे, क्या उसे समझ में आ जाएगा? अगर इसमें प्रोसीजर्स लिखे हुए हैं एंड उस प्रोसीजर को एक वे में ना लिखा हो, हाँ, और उस प्रोसीजर को एक वे में फॉलो ना किया जाए, ठीक है, क्या वो कॉम्प्लिकेशंस नहीं आ सकती? उन कॉम्प्लिकेशंस को दूर करने के लिए इस एक्ट को पास किया गया था, ठीक है। एंड फोर्थ इज fair deal to poor section as well. Fair deal to poorer section of the society. हर poor section भी equally important है जैसे कि rich section. So हर एक को equal justice मिलना चाहिए, सब एक जैसे हैं, कोई अलग नहीं है। That is why fair deal to poor section of the society. Now, what is the nature of this act? Whether it's procedural or substantive. चलो, इस क्वेश्चन से पूछने पहले ये बता देते हैं व्हाट इज प्रोसीजरल और व्हाट इज सब्सटेंटिव।
Substantive is something like which provides or which tells us about our rights and liabilities. अगर कोई एक्ट हमारे राइट्स और लाइबिलिटीज की बात कर रहा है और हमें बता रहा है कि दिस इज माय राइट, दिस इज माय लाइबिलिटी, ठीक है, then that is substantive act. But what is procedural? अब सब्सटेंटिव में हमारा राइट तो बता दिया, अगर उस राइट को वोलेट करे कोई, ठीक है, उस वोलेशन के लिए क्या प्रोसेस फॉलो होगा, वो प्रोसेस जिस एक्ट में लिखा होगा उसे प्रोसीजरल एक्ट कहेंगे. तो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर वेदर प्रोसीजरल और सब्सटेंटिव, यस इट इज प्रोसीजरल. क्यों? नंबर वन, it helps in selecting the proper jurisdiction. ठीक है, प्रॉपर jurisdiction को सिलेक्ट करने में हेल्प करता है. सेकेंड, टू ascertain प्रॉपर कोर्ट. ठीक है, jurisdiction देख ली, jurisdiction के बाद कौन सी कोर्ट के पास जो एग्जैक्टली पावर है उसको ascertain करनी हो. ठीक है. थर्ड, to set up to set up the machinery of justice. ठीक है. अब जस्टिस, मशीनरी ऑफ जस्टिस क्या है? एक प्रोसेस, उसको एक मोशन में लाना. ठीक है. अब एक मोशन में लाने के लिए क्या होगा, जैसे कि हमें मेरे खिलाफ कोई ऑफेंस हुआ है, ठीक है, एंड मैं चाहता हूँ कि कोर्ट मेरी हेल्प करे मुझे जस्टिस पाने में. ठीक है. ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूँगा? सबसे पहले तो पुलिस के पास जाऊँगा एक रिपोर्ट दर्ज करवाने, एंड रिपोर्ट दर्ज होगी, उसी के बाद इन्वेस्टिगेशन होगी, इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रायल स्टार्ट होगा, ट्रायल के बाद जजमेंट आएगी. ठीक है. एक मोशन में लाना मशीनरी ऑफ जस्टिस को. ठीक है. इसलिए थर्ड, फोर्थ, टू प्रोवाइड वेज एंड मीन्स of making the court decision effectual. What do you mean by? हाँ, ऐसे वेज प्रोवाइड करना या फिर मीन्स प्रोवाइड करना ताकि जिससे कि कोर्ट एक इफेक्चुअल डिसीजन पे आ सके, ताकि एक पार्टी को जस्टिस मिल सके. ठीक है. इफेक्चुअल कैसे? कि जिसने क्राइम किया है उसको कन्विक्ट किया जाए. ठीक है. हालांकि कोर्ट में काफी काम होते हैं, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज के ऊपर भी जजमेंट देनी पड़ती है. तो बेसिकली मीन्स है ये. ठीक है. ताकि एक इफेक्टिव जजमेंट आ सके, इफेक्टिव डिसीजन लिया जा सके. ओके. ये तो हो गया हमारे एक प्रोसीजरल पे. बट अपने सीआरपीसी में कुछ चीजें हैं जो प्रोसीजरल नहीं है, कुछ सब्सटेंटिव भी है, जैसे कि एक्सेप्शन है ये. नंबर वन, सेक्शन 125 जो कि मेंटेनेंस की बात करता है. ठीक है. मेंटेनेंस किसका? वाइफ का, चाइल्ड का, एंड फादर मदर का, पेरेंट्स का. ठीक है. सेक्शन 25 बताता है कि इट इज राइट ऑफ वाइफ, चाइल्ड और पेरेंट्स जो अपने आप को के पाल नहीं सकते, अपने आप को संभाल नहीं सकते, वो अपने कहते हैं अपने फादर से, मदर से, जो भी उनके केयर टेकर हैं उनसे मेंटेनेंस ले सकते हैं. बेसिकली केयर टेकर का वर्ड सही नहीं है, बट यस, मेंटेनेंस जो उनके केयर टेकर ही कह लो यार, मुझे अब एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा उसके लिए. ठीक है. सेकेंडली, सेक्शन 97
हैबियस कॉर्पस की बात करते हैं, ठीक है। हैबियस कॉर्पस एक आर्टिकल 32 में प्रोवाइडेड है, ठीक है। क्या कहते हैं कि अगर किसी को इलीगली डिटेन किया जाए तो उसको हम छुड़वा सकते हैं, ठीक है। कोर्ट आर्टिकल 32 में रिट पिटीशन डाल के और सुप्रीम कोर्ट विद द हेल्प ऑफ ऑर्डर डायरेक्शन एंड रिट छोड़ कुछ भी संभव हो उससे सॉल्यूशन निकाल सकता है, डिसीजन दे सकता है एंड इफेक्चुअल जजमेंट पास कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड चैप्टर 29 अपील्स की बात करता है। दीज आर बेसिकली आवर राइट्स। सो मेंटेनेंस भी अपना राइट है, हैबियस कॉर्पस भी राइट है, अपील भी राइट है। एंड मैंने क्या कहा था, सब्सटेंटिव लॉ क्या है, जो हमारे राइट के बारे में बात करें, दैट इज सब्सटेंटिव लॉ। बट कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज प्रोसीजरल लॉ, बट उसके कुछ अक्ष अंश वो सब्सटेंटिव लॉ को भी छूते हैं एंड उन सब्सटेंटिव लॉ के बारे में भी बात की जाती है वहाँ पर। अब आता है सीआरपीसी का पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरपीसी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ सीआरपीसी? नंबर वन, टू prosecute the accused and justice to the society. एक्यूज को प्रोसिक्यूट करो और सोसाइटी को जजमेंट दो, जस्टिस दो। क्यों? बिकॉज crime is a wrong against society. To prosecute the accused in justice to society. क्यों? crime is the wrong against society. ठीक है, समझ गए। ये कौन बोलता है crime is the wrong against society? एज आईपीसी पढ़ेंगे, आईपीसी में दो क्राइम की डेफिनेशन नहीं है, बट ब्लैकस्टोन डिक्शनरी से इसकी डेफिनेशन आती है, क्राइम इज अ रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी। एंड आप कोई क्राइम करता है, जैसे कि किसी ने क्राइम किया, वो बेसिकली एक पर्सन के अगेंस्ट क्राइम नहीं कर रहा, वो क्राइम कर रहा है अगेंस्ट सोसाइटी, दैट इज राइट, इन रैम, सोसाइटी दैट इज इन रैम, ठीक है। और सोसाइटी के अगेंस्ट है तो ऑब्वियसली पूरी सोसाइटी को अफेक्ट हो रहा है एंड उस अफेक्ट होने के कारण उसे प्रोसिक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। सेकेंडली, बैलेंस बिटवीन societal as well individual interest, सोसाइटल इंटरेस्ट और इंडिविजुअल इंटरेस्ट तो देख लिया हमने, सोसाइटल इंटरेस्ट देख लिया हमने, क्या क्राइम इज रॉन्ग अगेंस्ट सोसाइटी, ठीक है। क्राइम हो रहा है तो सोसाइटी को इफेक्ट हो रहा है, बट व्हाट इज इंडिविजुअल इंटरेस्ट? इसमें इंडिविजुअल इंटरेस्ट किसका आ रहा है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अगर किसी पर्सन को प्रोसिक्यूट किया जाए, क्योंकि आर्टिकल 21 क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, हाँ, कोई भी इफेक्ट हो, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के थ्रू हो, और एक और चीज बोलता है, पर्सन इज नॉट गिल्टी अनलेस, unless proved unless proved guilty. Sorry, culprit. Person is not culprit again unless proved guilty. And Article 21 कहता है procedure to be established by law. ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी वैसे तो
उसमें वर्ड लिखा हुआ है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ एंड पर्सन इज नॉट गिल्टी अनलेस प्रूव्ड, ठीक है। अब बेसिकली इसमें क्या कहने का मतलब है मेरा, जैसे कि एक इंडिविजुअल इंटरेस्ट है, हमने सोसाइटी का सोचकर उस पर्सन को उस पर्सन के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन तो स्टार्ट करवा दी, ट्रायल स्टार्ट करवा दिया एंड उसको अरेस्ट करवा दिया, ठीक है। अगर अरेस्ट करवाया है तो बेसिकली हम उसके राइट्स भी तो कर्टेल कर रहे हैं, ठीक है। अब किसी पर्सन को एक राइट है किसी जगह से जाने का, अगर उसके राइट को हम कर्टेल कर दें, ठीक है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन उसके राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। आर्टिकल 21 भी प्रॉपर प्रोटेक्ट कर रहा है उसका राइट, क्यों, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है। एट द सेम टाइम हम उसके राइट्स को छीन भी रहे हैं, क्यों, क्योंकि हमें उसको चार्ज भी करना है, उसको अगर वो गिल्टी है तो उसको कन्विक्ट भी करना है, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में हमें क्या चाहिए, हुँ? कि उसको सोसाइटी के राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, साथ साथ इंडिविजुअल राइट्स को भी प्रोटेक्ट करना है, तो बेसिकली दोनों जगह पर फंस जाते हैं ना। ऐसी सिचुएशन में क्या है, हुँ? कि सोसाइटल इंटरेस्ट इज एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ठीक है। सोसाइटल इंटरेस्ट कैसे प्रोटेक्ट हो रहा है, हमने उसको प्रोटेक्ट चार्ज फ्रेम किया उसके खिलाफ, हाँ, ठीक है। हमने उसको क्या कहते हैं कटघरे में खड़ा किया, तो बेसिकली उसके अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन ट्रायल स्टार्ट हुई है एंड ट्रायल स्टार्ट हुई है, ठीक है। क्योंकि जस्टिस हो रहा है तो इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो अरेस्ट भी होगा, उसके राइट्स भी छीने जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में सोसाइटल इंटरेस्ट क्या है, कि उसको आखिर में आकर उसको कन्विक्ट किया जाए, अगर ही इज गिल्टी, इफ गिल्टी, ठीक है। बट व्हाट इफ ही डजंट, हाँ, व्हाट इफ वो गिल्टी ना हो, हाँ, और क्या पता हम उसको सबके यहाँ पर ही जेल में रख दे, सबके यहाँ पर ही उसको चार्ज कर दें किसी क्राइम के लिए जो उसने किया ना हो, इसीलिए सेफ गार्ड्स हैं, हाँ, कैसे, बेल प्रोविजंस हैं, अपील है, हाँ, ऐसे सेफ गार्ड्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो किया जाता है, ओलिगोट्रम पार्टम, ठीक है। इन चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है ताकि एक बेगुनाह कभी भी सजा ना पाए, हम्म? इसी वजह से, सिर्फ इसी वजह से हम सोसाइटल इंटरेस्ट के साथ साथ इंडिविजुअल इंटरेस्ट को भी सेफ गार्ड करते हैं, ठीक है। तो तभी अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है एंड साथ साथ में सीआरपीसी है, इसी चीज़ को फुलफिल करता है। अभी एक एग्जांपल ले लो, केशवानंद भारती केस कब आया था, केस 25 अप्रैल 1973 में, ठीक है। और सीआरपीसी फोर्स में कब आया, 1 अप्रैल 1973, ठीक है। केशवानंद भारती किस चीज के बारे में बात करते हैं, हाँ, किस चीज के बारे में बात करते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर की, हाँ, बेसिक स्ट्रक्चर क्या कहता है कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया जाए, किसी के राइट्स कर्टेल ना हो, हम्म, ये चीजें है ना। सो केशवानंद भारती इज जस्ट लाइक अ प्रोसेस, इज जस्ट लाइक कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है, और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को हनन ना करते हुए, ठीक है, किसी के भी राइट को हम छीन नहीं सकते। एंड सिमिलरली सीआरपीसी भी बेसिक स्ट्रक्चर के मूल सिद्धांतों पर बना हुआ है, ठीक है। क्यों,
सीआरपीसी में भी फेयर ट्रायल के बारे में बात है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो होता है। हाँ, राइट्स प्रोटेक्टेड है इंडिविजुअल के, इंडिविजुअल के, ठीक है। क्यों प्रोटेक्टेड है ना? हाँ, सेफ गार्ड्स मैकेनिज्म है। ये है ना, बेल का प्रोविजन है, अपील का प्रोविजन है, बहुत प्रोविजंस है, ठीक है। इसीलिए क्या कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट, हाँ, इसीलिए क्या कहते हैं कि सोसाइटल एज वेल एज इंडिविजुअल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट होना चाहिए। एंड फोर्थ प्रोविजन क्या था, पर्पस क्या था? फोर्थ, सोसाइटल एज वेल एज इंडिविजुअल इंटरेस्ट should be protected। ठीक है। फिफ्थ, explicit code for, yeah, explicit code for investigation and trial। कॉन्स्टिट्यूशन क्या सीआरपीसी इज एक्सप्लिसिट, क्यों? वो इन्वेस्टिगेशन के बारे में, ट्रायल के बारे में एक विस्तार रूप से बताता है कि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे खत्म होगा, ट्रायल कहाँ पे स्टार्ट होगी, कहाँ पे खत्म होगी, अपील कहाँ पे स्टार्ट होगी, अपील का प्रोविजन कहाँ पर है, रिवीजन का प्रोविजन कहाँ है, ठीक है। हाई कोर्ट की कितनी पावर है, ट्रायल कोर्ट की कितनी पावर है, चीफ मजिस्ट्रेट सीजीएम के पास कितनी पावर है, जेएम के पास कितनी पावर है, हर एक चीज एक्सप्लिसिट है अपने सीआरपीसी में। एंड सिक्स्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस इज फॉलोड। क्यों? अभी बताया था ना, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक स्ट्रक्चर पर के सिद्धांतों पर निर्भर है, ठीक है। वो उसी को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एंड इसीलिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से फॉलो होता है। हालांकि देखा जाए तो केशवनंदा भारती के बाद मेनका गांधी केस भी आया, मनेका गांधी केस। हाँ, ए के डी के बासु केस भी आया है, अजय हासिया केस भी आया है, ठीक है। इन केसों में भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई है। सो ऐसा नहीं है कि बेसिक स्ट्रक्चर खाली केशवानंद भारती में, इन केसेस में भी बात हुई है। और जैसे जैसे ये केस आए हैं वैसे वैसे अमेंडमेंट भी हुई है अपने सीआरपीसी में। फेयर ट्रायल के साथ साथ स्पीड ट्रायल भी फॉलो हुआ है। 2000 की अमेंडमेंट देखी जा सकती है इस चीज के लिए, ठीक है। अब क्या आता है? तो क्या आप कह सकते हैं, क्या हम तात्पर्य निकाल सकते हैं? हेंस एंटायर सीआरपीसी is amalgamation of the proceedings to find out the real culprit and the proceeding for restricting the right of of accused and at the same time providing the adequate safeguard to the accused। Where I mean to say that हमारा पूरा सीआरपीसी
एक तरफ से कल्प्रिट को सजा भी दे रहा है तो दूसरी तरफ जो एक्यूज्ड है अभी कल्प्रिट नहीं हुआ है उसको प्रोटेक्ट भी कर रहा है उसके राइट, ठीक है, कैसे उसको सेफ गार्ड प्रोवाइड करके। अल्टीमेटली पर्पस क्या रह गया डूइंग जस्टिस का? अल्टीमेट पर्पस क्या हुआ फिर? क्या? नंबर वन, डूइंग जस्टिस, ठीक है, एंड सेकेंड बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट। बैलेंसिंग ऑफ इंटरेस्ट कैसे? सोसाइटल एज वेल एज इंडिविजुअल इंटरेस्ट को बैलेंस करना, ठीक है। अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट आर द रूल्स फॉर इंटरप्रिटेशन? अब सीआरपीसी है, ठीक है, कितने 494 सेक्शंस, 484 सॉरी, एंड कितने 37 चैप्टर्स, ठीक है। उनको एक साथ पढ़ना, साथ में 2 शेड्यूल्स भी है, ठीक है। उन सबको पढ़ना एंड उसको इंटरप्रेट करना और उसको एक तरह से वर्क में लाना, ठीक है। ऐसी चीज़ों के लिए इंटरप्रिटेशन ज़रूरी है। इंटरप्रिटेशन, अगर हम हर एक चीज़ को क्या कहते हैं डायरेक्ट इंटरप्रिटेट करने लग जाएं एंड उसका मतलब कोई और है और कुछ और मतलब निकल जाए तो ऐसी सिचुएशन में इंटरप्रिटेशन जीरो ही होगी एंड मे बी उस वजह से एक्यूज्ड छूट जाए, ठीक है। जो कन्विक्ट होने वाला है उसको लूप होल मिल जाए इस इंटरप्रिटेशन की वजह से। इसीलिए रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन को पढ़ना जरूरी है ताकि वो जो लूप होल है ना उस लूप होल को सील करा जाए, ठीक है। एंड अपने क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में ऐसे काफ़ी लूप होल्स हैं जिसको सील होना जरूरी है, ठीक है, ताकि जो रियल कल्प्रिट है वो छूट के ना भागे, वो उसको सजा हो। एंड इसीलिए रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन लागू काम में आती है, ठीक है। क्या रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है? वन है परपसिव इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन, ठीक है, परपसिव इंटरप्रिटेशन। कहना क्या चाहता हूँ परपसिव इंटरप्रिटेशन से, मतलब कि लार्जर पर्पस को देखें, लार्जर पर्पस को देखें सीआरपीसी के, कि हम छोटी छोटी बातों को ध्यान में ना रख कर उस स्पेसिफिक प्रोविजन का एक लार्जर पर्पस देखें, लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव देखें, क्या वो पूरी सोसाइटी को एक साथ जोड़ता है या फिर सिर्फ एक ही इंडिविजुअल पे लुकअप होता है। तो लार्जर पर्पस को देखना जरूरी है, ठीक है। इट शुड बी एप्लीकेबल टू द whole of the society, not a single individual. That is why we need to look at the larger purpose of the interpretation. Second, mischief rule, ठीक है, जिसको हाइडेंस, HEY, हाइडेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। What do you mean by this? Hidden's principle and mischief rule, ठीक है, mischief rule बेसिकली एक प्रोविजन है आपके पास, ठीक है, उस प्रोविजन में मिसचीफ क्या था, व्हाट वाज द मिसचीफ, ठीक है। अब क्या वो इंटरप्रिटेशन से मिसचीफ निकल रहा है, वेदर वट एवर इंटरप्रिटेशन इज, क्या मिसचीफ निकल पा रहा है उससे, ठीक है। इंटरप्रिटेशन does away the mischief, if yes then it should be interpreted in that way, ठीक है। एक मिसचीफ है, पहले जो मिसचीफ उस प्रोविजन में था एंड उस मिसचीफ को अगर इंटरप्रिटेशन से हम दूर कर पा रहे हैं तो उस इंटरप्रिटेशन को यूज करना चाहिए, ना कि लिटरल सेंस में किसी प्रोविजन को पढ़ा जाए,
अगर लिटरल सेंस से कोई मिसचीफ निकल रहा है तो उस मिसचीफ को रिमूव करना ही एक अच्छा एग्जाम्पल होता है। टेक एन एग्जाम्पल। ठीक है, प्रोहिबिटिव प्रोविजन है कोई, प्रोहिबिटिव, ठीक है, समथिंग इज प्रोहिबिटिंग दी पर्टिकुलर प्रोविजन, ठीक है, उस प्रोहिबिशन की वजह से कोई मिसचीफ आ रहा है, ठीक है, और हमारा जो स्पेसिफिक पर्पस था वो ही डिफीट हो रहा है। ऐसी सिचुएशन में उस पर्पस को डिफीट होने से बचाने के लिए या तो हमारे पास ऑप्शन है कि पर्पसिव इंटरप्रिटेशन देखें, कि लार्जर पर्पस देखें उसका क्या है। लार्जर पर्पस क्या होता है कि एक सोसाइटी पर इक्वली एप्लीकेबल हो रहा है या नहीं। अगर उससे बात नहीं बनती तो मिसचीफ रूल को देखें, एंड मिसचीफ रूल से कि अर्लियर में मिसचीफ क्या था, एंड क्या वो मिसचीफ स्पेसिफिक इंटरप्रिटेशन से रिमूव हो रहा है, एंड अगर रिमूव हो रहा है तो यूज दैट इंटरप्रिटेशन सो दैट ये सोसाइटी पर इक्वली लागू हो। इसमें केस आता है शिवजी सिंह वर्सेस नरेंद्र तिवारी। शिवजी सिंह वर्सेस नरेंद्र तिवारी। ये केस है 2010 का, सुप्रीम कोर्ट। क्या हुआ था इस केस में? इसमें यही हुआ था कि जो प्रोविजंस हैं सीआरपीसी के वो रिकॉग्नाइज्ड प्रिंसिपल्स के थ्रू ही इंटरप्रेट किए जाएं। ठीक है, क्या कहा था कि सुप्रीम कोर्ट held that the provisions of CRPC should be interpreted in the light of recognized principle that the procedural law are meant to do substantial justice. Justice, ठीक है, यही शिवजी वर्सेस नरेंद्र तिवारी के केस में हेल्ड हुआ है। शिवजी सिंह वर्सेस नरेंद्र तिवारी, that provision of CRPC should be interpreted in the light of recognized principle of law that the procedural law are meant to do substantial justice, ठीक है। नेक्स्ट इज प्रियम्बल। चलो अब तक तो हमने ये देख ही लिया, अब हम देखते हैं प्रियम्बल के बारे में देखते हैं, ठीक है। व्हाट इज प्रियम्बल सेइंग? What preamble is saying: an act to consolidate and amend the law relating to CRPC, to criminal procedure. Basically, an act to consolidate. That means making it uniform throughout the states and society, ठीक है, सब पे इक्वली लागू हो, एंड दिस इज गोइंग टू हेल्प अदर लॉज एज वेल, जैसे कि आईपीसी, स्पेशल लॉ, स्पेशल एक्ट्स जैसे होते हैं कि जो क्रिमिनल प्रोसीजर से डील करते हैं उस पर भी ये एक्ट लागू हो सकता है। एंड amend the law relating to criminal procedure, बेसिकली सर्टेन एक्ट्स हैं जैसे कि नई अमेंडमेंट्स आ रही हैं, उन अमेंडमेंट्स के ऊपर भी ये एक्ट लागू होगा, ठीक है। जैसे कि लेटेस्ट अमेंडमेंट कौन सी है? अमेंडमेंट एक्ट 2018,
क्रिमिनल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2018, ठीक है। ये था एक्ट नंबर 22 ऑफ 18 का 2018 का, ठीक है। अब बेसिकली नई अमेंडमेंट आ रही है, ठीक है। उस अमेंडमेंट पे भी ये एक्ट लागू हो रहा है ना, that is why we are saying an act to consolidate and amend law relating to amendment act, and this act with effect from कब से था, 21 अप्रैल 2018 से लागू हो गया था, ठीक है। बेसिकली an act to amend and consolidate law relating to criminal procedure यूनिफॉर्मली सब पे एप्लीकेबल हो, एंड अगर अमेंडमेंट आए तो वो भी इस पर लागू हो सब पर, ठीक है। थर्डली एप्लीकेबिलिटी देखते हैं इसकी, कहाँ कहाँ पे ये एप्लीकेबल है। सेक्शन 1 talks about extent of short title and extent short title extent and commencement, ठीक है। कहाँ कहाँ पे कमेंट्स करता है, बेसिकली it is applicable to whole of India including Jammu and Kashmir now, J&K। क्यों इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्यों? क्योंकि J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 2018, ठीक है, 2018 में, नहीं सॉरी 2019 में ये एक्ट पास हुआ था 31 अक्टूबर 2019 को। इससे क्या हुआ, दो यूनियन टेरिटरीज फॉर्म हुई, कौन कौन सी, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड यूटी ऑफ लद्दाख, ठीक है। एंड उसी में सेक्शन 95 का क्लोज 1 है, जो बोलता है कि आर्टिकल 370 एबॉलिश होने के बाद it is applicable to whole of India. Act should be applicable to these union territories. Sorry, ठीक है। इसी में एक शेड्यूल है, क्या फिफ्थ शेड्यूल टेबल 1 सा, फिफ्थ शेड्यूल टेबल 1 सीरियल नंबर कौन सा है, 9, जो कहता है कि CRPC अब will be applicable to Jammu and Kashmir. Okay, also, ठीक है। सो एक्सेप्शन जो है वो अब ओमिट कर दी गई है, ठीक है, with the help of Jammu and Kashmir Reorganization Act and Section 95 Clause 1 read with fifth schedule of Table 1 Serial number 9, ठीक है। अब आता है इसका क्लोज 2 टू सेक्शन 1 क्या कहता है, it says except chapter 8, 10 and 11, ठीक है, this code shall not apply to number 1 state of Nagaland and tribal areas. So basically what is it saying कि chapter 8, 10 और 11 को छोड़कर, मतलब चैप्टर 8, 10 और 11 तो स्टेट ऑफ नागालैंड एंड ट्राइबल एरियाज पे लागू होंगे, बाकी के प्रोविजंस इन स्टेट्स में लागू नहीं होंगे, बट
क्या कहते हैं कि कंसर्न स्टेट जो है, हाँ, में, हाँ, को पावर है, हैज एम्पावर्ड, ठीक है, वो चाहे तो सारे के सारे प्रोविजन सीआरपीसी के सच स्टेट और ट्राइबल्स एरिया पे भी एप्लीकेबल हो सकते हैं। इफ स्टेट गवर्नमेंट, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट जैसे स्टेट ऑफ नागालैंड की जो गवर्नमेंट है, अगर चाहे तो वो जो चैप्टर 8, 10 और 11 को छोड़कर जो प्रोविजंस हैं वो भी अपनी स्टेट में लागू कर सकती है। इसी पर एक केस है, नागा पीपल्स मूवमेंट फॉर ह्यूमन राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, 1998 का केस है सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। क्या हुआ था, हेल्ड दैट दो the provisions of CRPC are not capable in certain district of Nagaland, but it is only the means that the rule of CRPC would not apply, but the authorities would be governed by substance of these rules. बेसिकली कहना क्या चाहता है कि ये प्रोविजंस ऑफ सीआरपीसी के सर्टेनली वहां पर नागालैंड में अप्लाई नहीं होते, ठीक है, बट जो अथॉरिटिव गवर्नमेंट है अगर चाहे तो इन रूल्स को अप्लाई करवा सकती है, बट जो सब्सटेंस है दिस रूल के वो तो एप्लीकेबल है, सब्सटेंस इन द सेंस कि एक एसेंस है इस कोड का, वो एसेंस तो एप्लीकेबल है, बट इस रूल को फॉलो करें या ना करें दैट इज देयर कंसर्न, ठीक है। वेल गाइस, दिस इज it for today. Thank you. आई नो यार पहली बार रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, बिट नर्वस। एंड यार लैपटॉप से बात करना इज टोटली डिफरेंट यार, आप लोगों से डिस्कस करने में थोड़ा इजी हो जाता है, एंड खाली लैपटॉप से बात करना इज टोटली डिफिकल्ट, बट आई एम ट्राइंग। थोड़ी गलती हो तो माफ करना यार, एंड ऑल द बेस्ट। एवरी डे एट 10 मिलेंगे, 10 AM मैं अपनी वीडियो अपलोड करूँगा, ठीक है, फॉर सीआरपीसी, ठीक है, एंड एट 4 PM लिमिटेशन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू। एनी डाउट्स कमेंट्स में जरूर डालना, ठीक है, ठीक है, कोई भी डाउट्स हो कमेंट्स में डाल देना, आई विल रिस्पॉन्ड फॉर श्योर, ठीक है। इसके अलावा वी हैव अ टेलीग्राम अकाउंट, एंड उसकी डिटेल्स मैं लिंक में भी नीचे डाल दूंगा, प्लीज ज्वाइन, ठीक है, एंड शेयर एंड सब्सक्राइब एज वेल।
एंड सब्सक्राइब करके यार, शेयर सब्सक्राइब एंड लाइक करके मोटिवेट जरूर करना मुझे to bring videos for your classes for you guys. ठीक है, थैंक यू, बाय। थैंक यू गाइस, बाय बाय, विश यू ऑल द बेस्ट।